एक ऐतिहासिक जांच में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित एक बेहद रहस्यमयी जगह की ओर चल रहे हैं। एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और डरावनी किंवदंतियां आपस में टकराती हैं। ठीक है, चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर कुलधरा गांव का सच क्या है। एक बसा बसाया आबाद समुदाय आखिर अचानक क्यों और कहां गायब हो गया? सोचिए, एक पूरा का पूरा गांव रातों रात हवा में कैसे गायब हो सकता है। 13वीं शताब्दी की एक फलता फूलता बस्ती जहां कभी जिंदगी धड़कती थी, वो अपने पीछे अचानक एक खौफनाक सन्नाटा छोड़ गई। ऐसा सन्नाटा जो सदियों से इतिहासकारों को और वहां के स्थानीय लोगों को उलझाए हुए है। आखिर वो लोग गए तो गए कहाँ? और ये इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि आज वहां असल में क्या बचा है। सिर्फ 400 खाली टूटे फूटे घरों का एक ढांचा। ये सारे घर गांव के बीचों बीच बने एक माता रानी के मंदिर के चारों तरफ उत्तर से दक्षिण की ओर एक आयताकार ग्रिड में फैले हुए हैं। जहां कभी बच्चों की हंसी और लोगों की चहल पहल होती थी, आज वहां सिर्फ पत्थरों का एक वीरान और खामोश मलबा पड़ा है। तो आइए सबसे पहले अपनी जांच के मुख्य विषयों यानी पालीवाल ब्राह्मणों के बारे में जानते हैं। अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कुलधरा में रहने वाले ये लोग आखिर थे कौन। ऐतिहासिक सबूत बताते हैं कि ये लोग मूल रूप से पाली क्षेत्र से आए थे और इसीलिए इन्हें पालीवाल कहा जाने लगा। 1899 में लिखी गई किताब तवारीख-ए-जैसलमेर और गांव के 3 अलग अलग शमशान घाटों में मिले देवली यानी स्मारक पत्थरों से हमें इस बस्ती की पूरी टाइमलाइन मिलती है। पता चलता है कि 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कधान नाम के व्यक्ति ने इसे बसाया था। यहाँ मिले सबसे पुराने मृत्यु शिलालेख 1235 और 1238 ईसी के हैं और सदियों बाद 1815 में ब्रिटिश अधिकारी जेम्स टॉड ने रिकॉर्ड किया था कि यहाँ लगभग 800 लोग रह रहे थे। वीरान होने से पहले कुलधरा की संस्कृति सच में बहुत ही जीवंत और रंग बिरंगी हुआ करती थी। ये लोग पक्के वैष्णव थे। वे भगवान विष्णु और महिषासुर मर्दिनी के साथ साथ बैल और घोड़े पर सवार अपने स्थानीय देवताओं की भी खूब पूजा करते थे। घरों के मुख्य दरवाजों पर भगवान गणेश की मूर्तियां सजी होती थीं। और अगर इनके पहनावे की बात करें तो पुरुष मुगल शैली के साफे, पजामे और कमरबंद पहनते थे। वहीं महिलाएं सुंदर लहंगे और अंगरखा पहनती थीं और साथ में भारी सजावटी हार उनकी वेशभूषा का एक अहम हिस्सा होते थे। अब आते हैं हमारी जांच के अगले हिस्से पर, रेगिस्तान के स्वामी, उनकी संपत्ति और अर्थव्यवस्था। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि कुलधरा के लोग कोई साधारण किसान नहीं थे। वे एक बेहद अमीर समुदाय थे जिनकी इकोनॉमी बहुत ही तगड़ी थी। उनके पास आमदनी के कई बेहतरीन साधन थे, जैसे कि बड़े पैमाने पर कृषि व्यापार और सबसे खास बात उनका एडवांस बैंकिंग सिस्टम। जी हाँ, वे बैंकिंग का काम भी करते थे और सिर्फ इतना ही नहीं, वे कमाल के शिल्पकार भी थे जो बेहद खूबसूरत और बारीक सजावट वाले मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। अब इस बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि उन्होंने इस सूखे रेगिस्तान में पानी की कमी को कैसे मात दी। उनका सीक्रेट था खड़ीन। ये एक तरह का कृत्रिम गड्ढा होता था जिसके 3 तरफ बांध बने होते थे। इसमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता था और जब पानी सूख जाता तो उसी नमी वाली मिट्टी में वे गेहूं और चने की शानदार खेती करते थे। कुलधरा के ठीक दक्षिण में एक बहुत विशाल 2.5 किलोमीटर लंबा खड़ीन मौजूद था। सच कहूं तो इसी तकनीक के दम पर वो इस कड़कड़ाती धूप वाले रेगिस्तान में राज कर रहे थे। चलिए अब इस पतन की जांच करते हैं और उनकी जनसंख्यांकी यानी डेमोग्राफिक्स पर एक नजर डालते हैं। 1588 इतिहासकार रेजवी का अनुमान है कि 17वीं सदी के आसपास कुलधरा अपने चरम पर था और तब यहाँ करीब 1588 लोग रहा करते थे। आज के हिसाब से शायद ये नंबर कम लगे, लेकिन उस समय एक बंजर रेगिस्तान के बीचों बीच इतनी बड़ी आबादी का होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन फिर हालात बदलने लगे। 1815 तक आते आते ये आबादी एकदम से आधी रह गई। जेम्स टॉड के रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से बताते हैं कि तब यहाँ सिर्फ 800 लोग यानी लगभग 200 परिवार ही बचे थे। इसका मतलब साफ है कि कुलधरा का खाली होना रातों रात शुरू नहीं हुआ था, बल्कि इस पतन के संकेत बहुत पहले से ही मिलने लगे थे। और फिर एक दिन ऐसा आया जब ये आंकड़ा सीधा 0 पर पहुंच गया, बिल्कुल 0।
इतिहास में ऐसा बहुत ही कम होता है कि एक पूरी की पूरी बस्ती गायब हो जाए और पीछे सिर्फ वो खाली खंडहर रह जाएं, जिन्हें हम आज देखते हैं। सवाल वही है, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने उन्हें अपना सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर दिया? इस रहस्यमयी पलायन के पीछे दो मुख्य थ्योरीज हैं। एक तरफ है वो मशहूर और ड्रामेटिक किंवदंती, जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह का खौफ। कहा जाता है कि इस ताकतवर मंत्री की बुरी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई थी। जब उसने गांव वालों पे दबाव बनाना शुरू किया तो अपने सम्मान और अपनी बेटी की रक्षा के लिए पूरे गांव ने रातों रात वहां से भागने का फैसला कर लिया। वहीं दूसरी थ्योरी थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिकल है, पारिस्थितिक पतन यानी इकोलॉजिकल कोलैप्स। गांव के पास बहने वाली मौसमी काकनी नदी सूखने लगी थी, कुओं में पानी कम हो रहा था और खेती करना लगभग नामुमकिन हो गया था। बिना पानी के रेगिस्तान में जीवित रहना वैसे भी संभव नहीं है। अब वजह चाहे सलीम सिंह का अत्याचार हो या फिर सूखता हुआ पानी, एक बात जो आज तक वहां गूंजती है वो है उनका दिया हुआ श्राप। स्थानीय लोगों का मानना है कि जाते जाते ग्रामीणों ने इस धरती को श्राप दिया था कि यहाँ कोई भी कभी दोबारा नहीं बस पाएगा। और सच मानिए, इसी एक श्राप ने कुलधरा को हमेशा के लिए भारत के सबसे मशहूर भूतिया गांव के रूप में स्थापित कर दिया है। तो अंत में बात करते हैं कुलधरा की विरासत की, जो आज एक आधुनिक पर्यटन स्थल बन चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। आज के समय में राजस्थान सरकार ने कुलधरा को आधिकारिक तौर पर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया है। और हाँ, सरकार ने साफ कर दिया है कि ये जगह भूतों से बिल्कुल मुक्त है। अब यहाँ घूमने पर कोई पाबंदी नहीं है और इसी वजह से हर साल देश विदेश से हजारों टूरिस्ट उन सोनी गलियों में टहलने आते हैं, जिन्हें कभी पाली वालों ने इतने रहस्यमयी तरीके से छोड़ दिया था। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, जब हम इन खंडहरों के बीच खड़े होकर उन सदियों पुराने पत्थरों को देखते हैं तो एक बड़ा सवाल जहन में आता है, क्या इतिहास की असली और ठोस सच्चाई एक भूतिया कहानी के रोमांच से ज्यादा मायने रखती है? कुलधरा सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे समय के साथ ऐतिहासिक तथ्य और डरावनी लोक कथाएं आपस में घुल मिल जाते हैं। क्या हम इस जगह को इसके बेहतरीन जल प्रबंधन और मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए याद रखेंगे या फिर सिर्फ एक श्राप के लिए? इसी सवाल के साथ हम आज की ये ऐतिहासिक जांच यहीं समाप्त करते हैं।